आपके मिशन के लिए तैयार है श्रीमान। 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन। सबसे बड़ा जो अचीवमेंट इंडिया ने किया है वो ये है कि 3 वॉरशिप्स को एक ही दिन में लॉन्च किया, जो कि अलग अलग नेवल डॉकयार्ड्स में बने थे। अलग अलग डीआरडीओ लेबोरेटरीज ने इसके ऊपर काम किया था और इसमें बहुत सारे सोफेस्टिकेटेड सेंसर इंटीग्रेट हुए हैं। तो ये सारा कुछ काम इतनी जल्दी कर लेना और एक साथ करके उसको लॉन्च भी कर देना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दुनिया वाकई में बहुत हैरान है इस बात से कि इतनी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी इंडियंस जो है बहुत जल्दी बना रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले आईएनएस नीलगिरी की। तो आईएनएस नीलगिरी एक फ्रिगेट है जिसे गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट कहते हैं। इस फ्रिगेट में तकरीबन 6,500 टन का वेट है और इसके अंदर बहुत एडवांस्ड। मैं यहाँ रोकूंगा। अपने दर्शकों के लिए थोड़ा आप क्लियर कर देंगे कि ये फ्रिगेट होता क्या है, इसका पर्पस क्या है। जी, तो आईएनएस नीलगिरी जो एक फ्रिगेट है, तो फ्रिगेट का मतलब होता है एक युद्धपोत जो मीडियम वेट का है। अब युद्धपोत जो है 3 तरह के होते हैं, कॉर्वेट, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर। कॉर्वेट सबसे छोटा युद्धपोत होता है, फ्रिगेट मीडियम वेट का होता है और डिस्ट्रॉयर हैवी वेट होता है। तो इनके वेट के हिसाब से, इनकी साइज के हिसाब से इनको कैटेगराइज किया जाता है। और इसमें कितने ऑफिसर होंगे, कितने सेलर्स होंगे, वो सब उनके वेट के हिसाब से डिटरमिन किया जाता है। तो जैसे ये फ्रिगेट है, इसके अंदर 200-300 ऑफिसर्स और नेवल सीमैन का कंटिंजेंट है। और इसके अंदर एडवांस्ड मिसाइल लगी हुई है, जैसे ब्रह्मोस लगी हुई है, एंटी शिप मिसाइल। इसके अलावा आईएनएस नीलगिरी की एक बहुत बड़ी खासियत है जो कि मीडिया ने उतनी ज्यादा उजागर नहीं करी है, वो है कि ये एंटी सबमरीन प्लेटफॉर्म है। तो ये शिप जो है सबमरीन को दिखाई नहीं देता। अब स्टेल्थ का मतलब ये है कि ये सबमरीन को दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये सबमरीन को हंट कर सकता है। तो फ्रिगेट ये ऐसा है जिसके अंदर की एक वरुणास्त्र करके हमारा अपना खुद का इंडिया का डेवलप्ड एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। उस टॉर्पीडो से आप सबमरीन को हंट कर सकते हैं। तो ये जो शिप है ये हमारे कोस्टल डिफेंस के लिए काम आता है, जिसमें कि अगर कोई भी एनिमी का सबमरीन हमारे एरिया में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो ये जो फ्रिगेट है उसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये इस नीलगिरी की सबसे बड़ी खासियत है। और रही बात दूसरी, तो दूसरा जो युद्धपोत है वो है आईएनएस सूरत। आईएनएस सूरत जो है वो डिस्ट्रॉयर है और डिस्ट्रॉयर सबसे बड़ा युद्धपोत होता है। ये तकरीबन 7,500 टन का है। और इसके जो युद्धपोत के जो फीचर हैं वो ये है कि इसमें बहुत ही एडवांस्ड रडार लगे हुए हैं और इसके अंदर एक हेलीकॉप्टर भी, 2 हेलीकॉप्टर भी कैरी कर सकता है ये। इसमें भी ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई है। तो ये सभी कॉम्प्लीमेंट्स को लेकर जो ये डिस्ट्रॉयर है ये बहुत एडवांस्ड है। साथ ही साथ ये स्टेल्थ है। अब शिप का स्टेल्थ होने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारी नजरों से ओझल हो जाएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये है कि जो रडार है उन रडार्स के ऊपर वो शिप जो है नजर नहीं आएगा। और अगर सबमरीन भी उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करेगी तो सबमरीन को भी वो नजर नहीं आएगा। तो ये स्टेल्थ शिप्स हैं दोनों। आई जो डिस्ट्रॉयर होते हैं वो अटैक के लिए काम आते हैं, फ्रिगेट होते हैं वो जो डिफेंस के लिए काम आते हैं। तो डिस्ट्रॉयर सबसे बड़ा युद्धपोत है जो अटैक के लिए काम आता है दुश्मन के ऊपर। और तीसरा है हमारा आईएनएस वागशीर। आईएनएस वागशीर एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है और इस सबमरीन को फ्रांस के साथ टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है, लाइसेंस मैन्युफैक्चर, जिसमें कि सबमरीन की सारी टेक्नोलॉजी फ्रांस ने यहाँ पर लगाई और उसमें डेवलपमेंट हुआ। हालांकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उन्होंने नहीं किया है, लेकिन जो हमारे रिसर्चर हैं, जो इंजीनियर हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, उनका ऑब्वियसली स्किल लेवल बढ़ गया है और उनको बहुत सारी नई नई चीजें समझ में आ गई हैं कि सबमरीन कैसे बनता है। अब इस सबमरीन में एक बहुत ही खास चीज है जिसको कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन कहते हैं, एआईपी।
अब एआईपी जो है वो आपको इस सबमरीन को ऑलमोस्ट न्यूक्लियर सबमरीन जैसा स्टेल्दी बना देता है। तो जो कैपेबिलिटी आपकी न्यूक्लियर सबमरीन की है उससे थोड़ी सी कम कैपेबिलिटी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन की होती है। हम्म। इसकी खासियत ये होती है कि ये सबमरीन, नॉर्मली सबमरीन के मैं आपको बात बताता हूँ कि हर सबमरीन को 15 दिन में सतह पे आना होता है ऑक्सीजन के लिए। तो सबमरीन 15 दिन तक पानी के नीचे रह सकता है, जैसे रशिया का किलो क्लास सबमरीन है, वो पानी के नीचे 15 दिन तक रह सकता है। लेकिन 16वें दिन उसको सतह पर आना होगा ऑक्सीजन लेकर। वो अपनी डीजल इलेक्ट्रिक जनरेटर को स्टार्ट करेगा, अपनी बैटरीज को रिचार्ज करेगा। तो ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है, ये अगर आपकी सबमरीन में लगा हो तो आपकी सबमरीन 30 से 40 दिन तक पानी के सतह के नीचे रह सकती है, उसे ऊपर आने की जरूरत नहीं है। तो इसमें इसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो तकरीबन 45-50 दिन से लेकर 60 दिन तक नीचे रह सकती है। तो आप समझ लीजिए कि जो स्कॉर्पिन है वो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है उससे बहुत बेटर है, और न्यूक्लियर सबमरीन से एक स्टेप नीचे है सिर्फ। तो हम्म। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और सारी दुनिया हैरान है इस चीज को लेकर। जैसे आपने वागशीर के बारे में बताया कि ये टेक ट्रांसफर नहीं है, बल्कि आ, ये कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है जो एक लाइसेंसिंग के तहत ये हो रहा है। तो फिर ये अचीवमेंट क्यों है? आखिर इसकी चर्चा क्यों हो रही है? हम इसके पहले भी तो लॉन्च करते रहे हैं, खबरें आती रही हैं नेवी के तरफ से। तो इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे चाइना, अमेरिका और यूरोप, इन सब में इसको लेकर के चर्चा हो रही है? क्योंकि इंडिया ने तो बनाया नहीं इसको। हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें ऐसा होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है तो आपके जो स्टाफ है, जो इंजीनियर्स और टेक्नीशियन इस पे काम करेंगे, उनकी भी ट्रेनिंग इसमें शामिल होती है। तो जो भी इसका हल मैन्युफैक्चर होगा, जो इसके अंदर सेंसर इंटीग्रेट होंगे, तो सेंसर अब ऐसा है कि बन के तो फ्रांस से आएगा, लेकिन उसका जो शिप के अंदर इंटीग्रेशन है वो आपके यहाँ के लोकल इंजीनियर करेंगे, इंडियन इंजीनियर। तो ये अपने आप में एक जो क्षमता हमारी विकसित हुई है, इसको चल के लोग हैरान हैं कि इंडियन इंजीनियर्स जो हैं इतना बढ़िया काम भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इंडिया के बारे में एक बहुत नेगेटिव प्रोपेगेंडा सारी दुनिया में चलता है, और वो प्रोपेगेंडा ये है कि इंडिया में तो टॉयलेट नहीं है लोगों के पास, तो ये शिप क्यों बना रहे हैं, रॉकेट क्यों बना रहे हैं, मतलब इस तरह का नैरेटिव एक चलता है। गरीबी है, भुखमरी है। तो ऐसे में अचानक से जब हिंदुस्तान कुछ कर दिखाता है तो लोगों की आंखें खुल जाती हैं कि यार इनकी तो ये भी कैपेबिलिटी है, ये सिर्फ भूखे नंगे लोग नहीं है। नहीं, ये तो इस मिथक को तो काफी हद तक हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने भी तोड़ा, जब दुनिया भर में जा करके उन्होंने ये करवाया तो उस समय भी काफी हैरानी हुई। और अब तो ये परसेप्शन बहुत हद तक चेंज हुआ है, क्योंकि इस तरह के परसेप्शन को बनाने में भी हमारी पूर्ववर्ती सरकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने इंडिया को जो प्रोजेक्ट किया वो एक स्नेक चार्मर के देश के रूप में किया। तो एक वो चीज थी, और निश्चित रूप से गरीबी थी ही हमारे यहाँ, तो उसको वो थोड़ा सैडिस्टिक प्लेजर भी लेते हैं। और नहीं, इसमें एक अब फैक्टर और भी है। एक फैक्टर और है कि इंडिया ने ट्रेडिशनली हमेशा रशिया से खरीदा है। तो इंडिया को रशिया का पिट्ठू माना जाता है डिफेंस के मामले में। तो उनके लिए ये सोचना समझना बड़ा ही मुश्किल है कि इंडिया खुद भी कुछ बना सकता है। उन्हें लगता है हर चीज हम रशिया से खरीदते हैं। हम्म। हाँ, लेकिन इंडिया ने अपना काफी हद तक एयरफोर्स में भी और बाकी चीजों में भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है। आपको हम्म। जैसे फ्रांस तो हमारा आज से नहीं, बहुत पुराना पार्टनर भी रहा है। ऑब्वियसली वो डाइवर्सिफिकेशन का जो परसेंटेज है वो कम है, और अभी भी 60 to 70% जो है वो रशियन आर्मामेंट से ही है आपको। तो ये बताइए कि ये जो खबर है इसको लेकर के अब चीन में बताइए, चीन में क्यों चिंता है? देखिए, चीन का सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो है मलाक्का स्ट्रेट्स। सिंगापुर के पास से गुजर के जो मलाक्का स्ट्रेट्स हैं, वहां से चीन का लगभग 70-80% का जो ट्रेड है वो वहीं से कंडक्ट होता है। जो भी सामान चाइना से आपका यूरोप जाता है, अफ्रीका, मिडल ईस्ट जाता है, वो सारा उसी मलाक्का स्ट्रेट्स से होकर जाता है। अब मलाक्का स्ट्रेट्स की ज्योग्राफी एक ऐसी है। स्ट्रेट का मतलब मैं बता देता हूँ। स्ट्रेट का मतलब होता है कि पानी का, समुंदर का एक बहुत ही संकीर्ण रास्ता जहां से गुजर के जहाजों को जाना पड़ता है। तो समझ लीजिए कि समुंदर की भाषा में वो एक गली है जिसके लेफ्ट और राइट हम्म। साइड पे बड़े बड़ी टापू हैं,
और बीच में पानी का एक संकरा सा रास्ता है जहां से आपको निकल के और जाना वो है। बड़ा शॉर्टकट रास्ता है जिसको हम कहते हैं ना कि ये बड़ा, या तो आप पूरा घूम करके जाओ या फिर उस पतली गली से निकल जाओ, आपका टाइम भी सेव होगा, आपका पैसा हाँ भी सेव होगा, ट्रेड बहुत आसान हो बिल्कुल। जाएगा। इसलिए इन हम्म। स्ट्रेट्स का बहुत बड़ा व्यापारिक महत्व होता है। तो हाँ। जैसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ हम्म। मलक्का, स्ट्रेट एक ईरान के पास भी एक स्ट्रेट है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। हॉर्मुज। हॉर्मुज। हाँ, फॉर्मूस। तो इन सब का इसीलिए बहुत बड़ा महत्व है, और इन समुद्री जो ट्रेड होता है दुनिया भर में, तो तो इससे मलक्का स्ट्रेट को कंट्रोल करने की जो कैपेबिलिटी है हिंदुस्तान की, वो काफी बढ़ जाएगी। और बढ़ भी चाइना। जाएगी, और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि चाइना की नेवी इंडियन ओशन में पेट्रोलिंग करती रहती है। टाइम टू टाइम चाइना का कोई ना कोई युद्धपोत या कोई सबमरीन इंडियन ओशन में दिखता है, और उसको ट्रैक करती है इंडियन नेवी। तो अगर चाइना कभी भी कोई पेट्रोलिंग करता है यहाँ इंडियन ओशन में, तो उसको चेक करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये जो वेपन सिस्टम्स हैं ये बहुत काम आते हैं। क्योंकि चाइना के पास, आप ये याद रखिए, क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं। उनके पास जहाज तो बहुत हैं, आज वो यूएस नेवी से बड़ी नेवी है चाइना की, लेकिन क्वालिटेटिवली तो वो रशियन नेवी के भी बराबर नहीं है। और हमारी नेवी एक स्टेप आगे है उससे, तो क्वालिटेटिवली वी आर फार सुपीरियर, लेकिन क्वांटिटेटिवली चाइना इज सुपीरियर। तो ऐसे में एक बहुत ही बढ़िया एक ये कॉन्टेस्ट हो जाता है बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। हम्म। तो ये बताइए कि अब इसके बाद भारतीय नेवी क्या देख रही है कि हमारे जो मझगांव डॉक्स है, कोचीन शिपयार्ड है, उनका भी बड़ा रोल है। और पहले उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब वो बहुत फास्ट तरीके से इस तरह के वॉरशिप्स फ्यूचर में भी खुद भारत में बना सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हमें, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, इस करंट गवर्नमेंट ने हमारे जितने भी नेवल डॉकयार्ड हैं उनके अंदर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। और इन्वेस्टमेंट के तहत नई नई फैसिलिटीज वहां बनी है, प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर की। तो इसके चलते आज की डेट में बहुत बड़े बड़े शिप वहां बन रहे हैं। मसलन मैसगांव डॉक जो है उसने अभी ये सबमरीन बनाया है, स्कॉर्पियन सबमरीन। साथ ही जो दूसरा आपका डिस्ट्रॉयर लॉन्च हुआ है वो भी मैसगांव डॉक में ही बना है। इसके अलावा कोचीन शिपयार्ड में आपका बना है जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस विक्रांत। फुल्ली इंडिजिनस पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो कोचीन शिपयार्ड ने बनाया। और जो न्यूक्लियर सबमरीन अभी बन रही है एक अगली, वो भी कोचीन शिपयार्ड में ही बन रही है। तो ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का जंप है जो कि सरकार के निरंतर एफर्ट्स और उनके इन्वेस्टमेंट की वजह से ही संभव हो पाया। और वो इसलिए हो पा रहा है कि जो आर्मामेंट रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट है, वो नेवी के ही अंदर में है। ठीक उसी तरह से अगर डीआरडीओ को और हाल को, अगर जो तेजस बनाने का जो जिम्मा है, अगर वो आर्मी और एयरफोर्स के जिम्मे अगर दे दिया जाता, अगर वो डेवलप करती, जहां पर बहुत क्लोज निट को कोलैबोरेशन होता, तो आज ये लफड़े नहीं होते जो हम एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में देख रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, वैसे तो टेक्निकली एआरडीई जो है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, वो डीआरडीओ का ही हिस्सा है टेक्निकली। लेकिन जो उसमें जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी टेक्नीशियन हैं, वो डायरेक्टली नेवी से आते हैं। तो नेवी ने एआरडीई को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है, मैनेजमेंट हो चाहे उसके अंदर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी हो, हर चीज। वेयर एज जब हम एयरफोर्स की बात करते हैं तो डीआरडीओ तो चीजें डेवलप कर देती है, उसके बाद वो चला जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास। और एचएएल जो है वहां पर सारी प्रॉब्लम। अब ये जो रायता मैसगांव फैला डॉक देते है हैं। ये आपका, तो हाँ रायता फैला देते हैं। हाँ कोचिन शिपयार्ड है आपका। कोचिन शिपयार्ड की आप अगर मैनेजमेंट देखेंगे, अभी गूगल करके आप देखिए, उसके टॉप लेवल पे सभी कोमोडोर और वाइस एडमिरल और ये सब लोग हैं। तो यहाँ तक कि डॉकयार्ड में भी जो आपके टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव हैं वो सारे एक्स नेवी ऑफिसर हैं। तो इस वजह से वहां एफिशिएंसी है, वहां करप्शन नहीं है। हम्म। ये आपने बहुत सही बात बताई कि भाई, आप इस तरीके से, अगर आप आर्मी और एयरफोर्स के लिए अगर आप काम कर रहे हो, तो आपको उनको लूप में लेना पड़ेगा, उनको डे टू डे फंक्शनिंग में, डिसीजन मेकिंग में। ये नहीं कि आपने कुछ रिक्वायरमेंट लिया फिर बनाया, उन्होंने कुछ बताया, आपने कुछ समझा, आपने कुछ डिलीवर किया, जो लेट डिलीवर किया, और जिस समय उनको वो डिलीवरी मिली तब तक वो चीज ऑब्सोलीट हो गई।
या फिर रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। अब सीधा अगर आर्मी अपने हिसाब से अगर टैंक बनाएगी और उसके ऑफिसर्स, उसके साइंटिस्ट, उसके इंजीनियर्स, भले ही डीआरडीओ का ही वो पार्ट हो, लेकिन जब वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा ना, तो ये जो डिलेज और जो लैग्स हो रहे हैं वो नहीं होंगे, और मच बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये बताइए कि अब ये जो जिस तरीके से इंडियन नेवी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रही है, और ये भी बात, एक पुरानी कहावत है कि दुनिया पर राज वही करता है जो समंदर पे राज करता है। तो भारत की स्ट्रेटजी क्या है? क्या सिर्फ मलक्का स्ट्रेट और इंडियन ओशियन तक ही, जहां तक उसका है वहीं तक वो कंट्रोल करना चाहती है, या वो एक ट्रूली ब्लू ओशियन नेवी बन करके दूसरे भी जगह पर है, जैसे साउथ चाइना सी, या वहां पे जाके अपना पावर प्रोजेक्शन वो करेगी, जैसा कि चाइनीज नेवी करने की कोशिश करती है, हालांकि बहुत सफल नहीं रहा है वो, लेकिन यूएस नेवी तो हर जगह कर पाती है, ये तो हमने देखा है। तो क्या लगता है अब आप? देखिए, इसमें इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर नेवी के सामने रहता है उसको कहा जाता है IOR, यानी इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन को नेवी अपना बैकयार्ड कहती है, इंडियन नेवी, कि ये हमारा महासागर है और इस महासागर पे हम ही कंट्रोल करेंगे। इंडियन हम्म। ओशन रीजन का एक हिस्सा आपको ऑस्ट्रेलिया तक जाके मिलता है, इंडोनेशिया, फिलीपीन, ऑस्ट्रेलिया तक, और दूसरा हिस्सा आपका मेडागास्कर तक जाता है, और तीसरा हिस्सा आपका रेड सी पे जाके मिलता है जो मिडल ईस्ट है। तो ये अपने आप में आप समझ लीजिए कि तकरीबन 10,000 किलोमीटर चौड़ाई की जगह है। हम्म। और इसको इंडियन नेवी अपना बैकयार्ड बताती है, और इंडियन नेवी बखूबी अपने उस रोल को निभा भी रही है, कि जिसके अंदर कोई भी अगर एनिमी वॉरशिप इस जगह से आता है, जाता है, तो इंडियन नेवी को हमेशा उस चीज की खबर रहती है। और वो बिल्कुल उनको वॉरशिप को पिंग करके रेडियो पे बताते हैं कि आपने इंडियन ओशन रीजन को एंटर किया है, और यहाँ से आपका जो है, जो भी सफर है, वो हम ट्रैक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसलिए इंडियन ओशन रीजन बहुत बड़ा है जिसको इंडिया ने कंट्रोल करना है। मैरीटाइम ट्रेड को देखें तो मलाक्का स्ट्रेट से लेकर आपके जो मिडिल ईस्ट का रेड सी है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, वहां तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैफिक चलता है, जिसमें ऑयल है, कोल है, और गैस है, और इसके अलावा आपके कंटेनर शिप्स हैं। तो इंडियन नेवी को सिर्फ उस एरिया को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि उस एरिया में होने वाली सारी शिपिंग को प्रोटेक्ट भी करना। और अभी हम्म। हाल फिलहाल में रेड सी में इंडियन नेवी ने एक अलग तरीके का इतिहास रचा, अपनी एक डोमिनेंस दिखाई। हर शिप जो है वो यूएस नेवी के साथ जुड़ के रेड सी एरिया को डिफेंड कर रहा था, हूथीज से और प्राइवेट जो आपके पायरेट्स हैं उनसे। लेकिन इंडियन नेवी एक इकलौता ऐसा नेवी था जिसने अपना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया और अपने ऑपरेशंस इंडिपेंडेंटली कंडक्ट किए, जिसमें कमांडो रेड्स भी थी, एयरक्राफ्ट इंटरसेप्शन भी थे, और शिप से इंटरसेप्शन भी थे, फायरिंग भी थी, सब कुछ था। तो इन्होंने जब अपना खुद का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया तो यूरोप के लोग हैरान हो गए कि भाई, यूरोप ने भी आज तक अपना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नहीं बनाया अलग से, वो हमेशा अमेरिकन कंट्रोल में चलते हैं, अमेरिकन कमांड में चलते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली डेवलपमेंट थी, और अब सारी दुनिया नोटिस कर रही है कि इंडियन नेवी की पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो रिलक्टेंटली ही सही, उनको अब यह एहसास हो रहा है कि भारत अब वो भारत नहीं है, ये बदलता हुआ भारत है, ये ताकतवर होता हुआ भारत है, और आप इस भारत को हल्के में नहीं ले सकते। तो कहीं कहीं एक रिलक्टेंटली एक एडमिरेशन भी है, वो प्रशंसा भी है जो आप अपने ताकतवर शत्रु को देते हैं। शत्रु तो नहीं कहूंगा, लेकिन भारत को बहुत अच्छे निगाह से नहीं देखते हैं, लेकिन उनको ये चेंज अब महसूस हो रहा है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 10 साल में, 20 साल में इंडियन नेवी एक और वर्ल्ड क्लास नेवी बनेगी, और जो है ना सिर्फ हिंद महासागर, बल्कि जो साउथ चाइना सी और जो दूसरे भी इलाके हैं वहां भी पावर प्रोजेक्शन करेगी। और इसके बाद जो वास्तव में जो हमारा ट्रेड है और जो उसको सिक्योरिटी है, उसकी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी इस रीजन में और बेहतर तरीके से बन पाएगी। तो इसी के साथ संदीप जी, हम विदा लेते हैं, और आप हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा कि हम इस तरह के मुद्दे बराबर लाते हैं और डिस्कशन करते हैं जिस पर आमतौर पर खबरें आती हैं और खबरें चली जाती हैं, लेकिन उन खबरों का महत्व क्या है ये हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं द एक्सप्लेनर पे। तो आपने हमारा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप जो सबसे बेहतरीन कमेंट करेंगे उस पर हम कैश रिवॉर्ड्स भी देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल को ट्रोलिंग न किया जाए, बल्कि एक पॉजिटिव डिबेट शुरू हो। तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा। कल फिर मिलेंगे, इसी वक्त इसी समय।